नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, जिसे हम सरल भाषा में कब्ज भी बोलते हैं। अब देखिए, कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम्स है, यानी एक लक्षण है, और कई बीमारियों से क्या है, ये लक्षण डेवलप होता है और इस लक्षण की वजह से भी आपके शरीर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। तो पहले जान लेते हैं कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हम किसे बोलते हैं। देखिए, हम लोग अपनी डेली लाइफ में एक बार क्या है, मोशन के लिए जाते हैं, कुछ लोग 2 बार भी जाते हैं। लेकिन अगर हम दिन में 1 बार भी नहीं जाएं, तो क्या हम उसे कब्ज़ बोल सकते हैं? कब्ज़ की क्या परिभाषा है? देखिए, अगर हम हफ्ते में कम से कम 3 बार या 3 बार से कम अगर मोशन के लिए जाते हैं, तो उसे हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं या कब्ज़ बोलते हैं। कुछ लोगों को इतनी सीवियर कॉन्स्टिपेशन होती है कि वो 15 दिन में 1 बार या महीने में 1 बार मोशन के लिए जाते हैं। अब कब्ज़ होने की वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे-कैसे ये कब्ज़ आपको डेवलप होती है, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है इनफ्रीक्वेंट बाउल हैबिट्स, यानी हम क्या है, कम से कम लेस देन 3 टाइम्स इन अ वीक, यानी हफ्ते में अगर 3 बार से कम अगर हम मोशन के लिए जा रहे हैं तो उसे हम कब्ज बोलेंगे। इसके साथ साथ में हार्ड स्टूल होते हैं, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग पासिंग स्टूल। इसका मतलब होता है कि जब हम मोशन के लिए जाते हैं तो क्या है, बहुत जोर कुछ लोगों को लगाना पड़ता है, कुछ लोगों को हार्ड स्टूल होते हैं। ये भी क्या है, कब्ज का ही सिम्टम्स है। देखिए, हफ्ते में 3 बार से कम मोशन जा रहे हैं, हार्ड स्टूल हो रहे हैं, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग पासिंग स्टूल, यानी जब स्टूल पास कर रहे हैं तो बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए, सेंसेशन ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, इसका मतलब होता है कि कुछ लोग मोशन तो जाते हैं, लेकिन मोशन जाने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि अभी क्या है, उनका पेट ठीक से खाली नहीं हो पाया है। तो ये भी क्या है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है। अब ये कब्ज क्यों होती है, इसका कारण क्या है, कॉज के बारे में बात करेंगे। देखिए, कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत सारे कॉज हैं। अब इसमें आता है प्राइमरी और सेकेंडरी। देखिए, कॉन्स्टिपेशन का जो कॉज होता है वो होता है आपका प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी कॉज आते हैं, देखिए, अगर आपकी जो एब्डोमिनल मसल है और नर्व्स हैं, यानी आपके पेट की जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, नर्व्स हैं जो सिग्नल लेके आ रही हैं ब्रेन से, वो अगर डैमेज हो गई हैं तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है उसे हम बोलेंगे प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन। देखिए, आपकी जो एब्डोमिनल मसल होती है और जो नर्व्स होती हैं, वो अगर डैमेज हो जाती हैं तो ये प्राइमरी कॉन्स्टिपेशन होता है, और ये बहुत रेयर होता है, यानी इसके बहुत सारे कम केस हैं। सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन होता है, देखिए, सेकेंडरी जो कॉन्स्टिपेशन होता है कि आपके क्या है, अंडरलाइंग हेल्थ इश्यू की वजह से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो उसे हम सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, यानी अंडरलाइंग हेल्थ इश्यू की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन है। सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो बहुत ही कॉमन होता है, यानी ज़्यादा जो केस देखे गए हैं वो सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही होते हैं। अब सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन में कौन कौन से कॉज आते हैं, देखिए, जो सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें सबसे पहले आपका आता है डाइट। अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, आप जंक फूड या फैटी फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, उसकी वजह से क्या है, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है और आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, और ये सबसे कॉमन है। दूसरा आपका आता है डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी होने से, क्योंकि डिहाइड्रेशन, कुछ लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं और कॉफ़ी लेते हैं, तो उस वजह से क्या है, पानी की आपके शरीर में कमी हो जाती है। तो पानी की कमी होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है, और ये भी बहुत आम है।
तीसरा जो कारण है वो है आपका स्ट्रेस। देखिए, कुछ लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब कॉर्टिसोल हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ये हार्मोन क्या करता है, जो भी आपका डाइजेशन है उसको क्या कर देता है, स्लो कर देता है। ठीक है, यानी प्रॉपर डाइजेशन आपकी बॉडी में नहीं हो पाता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, जो सबसे आम कारण है। यानी डाइट की वजह से होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है। ठीक है, अगला जो कारण है वो है प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी में कुछ फीमेल्स को क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी बॉडी में क्या है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंस इसे बोलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंस क्या होता है, देखिए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का रोल क्या होता है, वो प्रेगनेंसी में होता है। जो भी आपका यूट्रस प्रिपेयर होता है, ठीक है, इम्प्लांटेशन के लिए, वो कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। और जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाता है, तो आपकी जो मोर्टेलिटी होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो स्लो हो जाती है। उस वजह से क्या है, प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की। अगला जो कारण है वो है आपका डायबिटीज़। देखिए, जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनका डाइजेशन सिस्टम भी क्या रहता है, स्लो रहता है, तो उसकी वजह से भी कब्ज होती है। अगला जो कारण है वो है आपका हाइपोथायराइडिज्म। देखिए, हाइपोथायराइडिज्म मैंने पहले भी आपसे डिस्कस करा है। हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, जब थायराइड हार्मोन की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है, और ये थायराइड हार्मोन क्या करते हैं, आपकी बॉडी के हर सेल पर एक्ट करते हैं, यानी इनका बहुत रोल होता है आपकी बॉडी में। और हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, देखिए टीएसएच जो होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कहाँ से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि आपके ब्रेन में होता है। और ये हार्मोन क्या करता है, आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है नेक में, इसे स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इसे एक्टिव करता है। तब क्या है, उसको एक्टिव होने की वजह से उसमें क्या है, आपका T3 और T4 हार्मोन रिलीज होता है, जिन्हें हम थायराइड हार्मोन भी बोलते हैं। और जब इन थायराइड हार्मोन में कमी आ जाती है, T3 T4 का लेवल कम हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम है हाइपोथायराइडिज्म की। और हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम जिनको होती है, उनको क्या है, उनका डाइजेशन प्रोसेस भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। अगला जो कारण है, देखिए मेडिकेशन एंड सप्लीमेंट्स। देखिए, कुछ मेडिसिन होती है जिनके हाई डोज की वजह से क्या है, आपको कब्ज की प्रॉब्लम होती है। या सप्लीमेंट, जैसा ना आप आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो उनके ज़्यादा लेने की वजह से भी आपको कब्ज की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब देखिए अगला जो कारण है वो आता है फूड सेंसिटिविटी। फूड सेंसिटिविटी क्या है, देखिए कुछ लोगों को क्या है, ग्लूटेन। ग्लूटेन क्या होता है, प्रोटीन होता है जो आपका व्हीट में प्रेजेंट होता है, यानी गेहूं में ये प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो जिन लोगों को क्या है, गेहूं से क्या है, एलर्जी है, यानी वो उस खाने को पचा नहीं पाते, जो अनाज होता है उसे पचा नहीं पाते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उस अनाज के लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है, तो उसे ग्लूटेन सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, उनका डाइजेशन सिस्टम भी वीक होता है, उनको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से कब्ज बनती है। तो ये भी एक कारण है कॉन्स्टिपेशन होने का। अब देखिए अगला जो कारण है वो है हाइपर पैराथायराइडिज्म। हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है कि पैराथायराइड ग्लैंड, अभी पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है उसके पीछे 4 छोटे छोटे मटर शेप में आपके क्या होते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। वहां से आपका कैल्शियम रिलीज होता है, और जब ये कैल्शियम आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उस वजह से क्या है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन को हम हाइपर पैराथायराइडिज्म बोलते हैं। अब देखिए अगला जो कारण है सेकेंडरी कॉन्स्टिपेशन का, वो है आपका सर्कैडियन रिदमिक। देखिए अगला जो कारण है उसे हम बोलते हैं सर्कैडियन रिदमिक डिसफंक्शन। अब ये क्या होता है, देखिए कुछ लोगों को क्या होती है, नाइट शिफ्ट होती है, उनका ऑक्यूपेशन होता है कि वो रात में भी क्या करता है, काम करते हैं।
ठीक है। तो उनकी नींद प्रॉपर ना होने की वजह से भी क्या है, शरीर पर कुछ कुछ प्रभाव पड़ते हैं। तो नींद पूरी ना होने की वजह से क्या है, उनके डाइजेशन में भी क्या है, प्रभाव पड़ता है। यानी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। उस वजह से जो प्रॉब्लम होती है उसे हम बोलते हैं सर्कैडियन रिदमिक डिसफंक्शन। यानी जो लाइफस्टाइल है उसमें प्रॉब्लम आने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन आपकी डेवलप हो रही है। तो कुछ लोगों को क्या होती है, ये भी प्रॉब्लम होती है। अगला जो इसका कारण है वो है आईबीएस, जिससे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं। अब देखिए कुछ लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, कमजोर होता है। वो खाने को क्या है, पचा नहीं पाते हैं। उनकी जो आते हैं उसमें सूजन आ जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, दर्द होता है, जी मिचलाता है। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में। तो कुछ लोगों को जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है उनको भी कब्ज बनती है। ठीक है। अगला जो कारण है देखिए, ये सारे कारण क्या है, आपकी कब्ज को बढ़ाते हैं। अगला कारण है डिसबायोसिस। अब डिसबायोसिस क्या है, देखिए जब आपकी बॉडी में जो है गुड बैक्टीरिया की कमी हो जाती है और बैड बैक्टीरिया क्या है आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम कब होती है, जब आप लंबे टाइम पे क्या है अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, केमिकल के एक्सपोजर में है, डस्ट के एक्सपोजर में है। तो उस वजह से क्या होता है, केमिकल जब आपकी बॉडी में एंटर करते हैं तो इनकी मात्रा क्या होती है, आपकी बॉडी में बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो जो गुड बैक्टीरिया है वो उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जो टॉक्सिन है वो आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं, जो आपकी क्या है डाइजेशन पर भी इफेक्ट डालते हैं, जिससे आपको कब्ज की प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो ये सारे कारण क्या है, आपके कब्ज को बढ़ाते हैं। सेडेंट्री लाइफ। सेडेंट्री लाइफ क्या होती है, देखिए कुछ लोगों का काम है सिटिंग जॉब है, ठीक है, या फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से जो फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं उनको क्या होती है, कब्ज की प्रॉब्लम आम होती है। तो ये भी एक कारण है कॉन्स्टिपेशन का। अब बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, यानी कॉन्स्टिपेशन अगर लंबे टाइम तक बनी हुई है तो उससे क्या प्रॉब्लम हमारे शरीर में डेवलप होती है। तो सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। देखिए सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। सबसे कॉमन सिम्टम्स क्या होता है, जो कॉन्स्टिपेशन है वो आपके इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है, वीक कर देती है। तो सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है वो है आपका वीक इम्यून सिस्टम। देखिए जब लंबे टाइम तक कब्ज आपकी बनी हुई है, आपकी आंतें क्या करती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन आपकी आंतों में होता है। और वो कंट्रैक्शन क्या करता है, आपकी आंतों को क्या करता है, जो भी खाना आप खाते हैं उस खाने को क्या करता है, आगे की तरफ पास करता है, यानी छोटी आंत में आपका खाना पचता है। तो जो भी टॉक्सिन आपके स्टमक से आ रहे हैं, जो भी लीवर से आ रहे हैं, जो भी पैनक्रियास से आ रहे हैं, गॉल ब्लैडर से आ रहे हैं, वो टॉक्सिन क्या है आपकी आंतों में क्या होते हैं, जो फूड क्या होता है एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो डाइजेशन जो प्रॉब्लम होती है, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है, यानी फूड को तोड़ने का जो काम होता है वो छोटी आंत में होता है। तो जब भोजन पचता है तो जो भी न्यूट्रिशन आपको चाहिए होता है, आपकी बॉडी को चाहिए होता है, वो एनर्जी आपकी बॉडी को मिलती है। जो बाकी जो बच जाता है वो क्या होता है, वो टॉक्सिन होते हैं, जिन्हें हमारी बॉडी से क्या होता है, बाहर निकालना होता है। वो काम किसका होता है, आपके डाइजेशन सिस्टम का होता है, आपकी आंतों का होता है। तो देखिए जब आपकी आंतों में लंबे टाइम तक कब्ज बनी हुई है, वो टॉक्सिन आपकी बॉडी में रिएब्सॉर्ब हो रहे हैं, आपकी बॉडी में ही घूम रहे हैं, तो वो आपकी इम्यून सिस्टम को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से आप इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं। यानी कोई भी इन्फेक्शन है तो वो इजीली आपकी बॉडी पर अटैक कर सकता है, चाहे वो स्किन इन्फेक्शन हो, चाहे वो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन हो, चाहे वो यूटीआई इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन आपको इजीली हो जाता है। तो आपका इम्यून सिस्टम क्या है, वीक हो जाता है। अगला जो कारण आता है, स्किन रैशेस आते हैं। देखिए लंबे टाइम तक अगर कब्ज बनी हुई है तो उससे स्किन में इरप्शंस भी आती हैं, एक्ने आते हैं, एक्जिमा की प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अगला जो सिम्टम्स होता है, यानी कब्ज जो सिम्टम्स डेवलप करती है वो है आपका माइग्रेन। लंबे टाइम तक अगर कब्ज बनी हुई है, ठीक है, खाना पच नहीं रहा है, तो वो क्या है, वो एसिड क्या है आपके
सर पे चढ़ता है, उससे क्या है माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, सर भारी हो जाता है, आप कुछ भी क्या है सोच नहीं पाते हैं। तो माइग्रेन की प्रॉब्लम भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है। देखिए अगला जो सिम्टम्स होता है वो होता है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज क्या होती है? देखिए ये डिजीज ब्रेन से रिलेटेड है, यानी इसमें क्या होता है जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर कौन से होते हैं? देखिए न्यूरोट्रांसमीटर पे है आपका डोपामाइन। डोपामाइन क्या करता है? न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो आपके ब्रेन और आपकी बॉडी के बीच में सिग्नल का क्या होता है, एक मीडिएटर होता है जो आपके सिग्नल को पास करता है, और ये आपके बॉडी मूवमेंट को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जब पार्किंसन डिजीज में आपके डोपामाइन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे आपकी जो फिजिकल गतिविधियां यानी फिजिकल जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। चलने में आपको प्रॉब्लम होती है और बहुत ज़्यादा कंपन शरीर में होता है। अगर आप शांत से बैठे भी हैं तो भी बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी क्या होती है, कांपने लगती है। तो वो प्रॉब्लम होती है पार्किंसन डिजीज़ की। और लंबे टाइम तक अगर ये कॉन्स्टिपेशन बनी हुई है तो ये आपके ब्रेन पे भी क्या करती है, प्रॉब्लम कॉज करती है, यानी पार्किंसन की प्रॉब्लम कॉज करती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम कॉज करती है, स्किन रैशेज होते हैं, इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है। अगला है हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम। हेमोरॉइड्स क्या होती है? देखिए जिसे हम पाइल्स भी बोलते हैं, यानी बवासीर भी बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है। जो आपकी रेक्टल वेन्स होती हैं वो क्या होती है, डायलेट हो जाती हैं। जैसे आपके पैरों में वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है, सेम ऐसे ही आपके रेक्टम में, यानी जो लोअर पार्ट होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का, वहाँ पर जो वेन्स होती हैं वो फूल जाती हैं। ठीक है, वो फूल जाती है तो जब स्टूल पास करते हैं तो उसमें क्या होती है, ब्लीडिंग आती है, सूजन आता है, जलन होती है, ठीक है, पेन होता है। ये प्रॉब्लम होती है हेमोरॉइड्स की। तो वो भी लंबे टाइम तक कब्ज बने रहने की वजह से होती है। अगला आता है डिप्रेशन और एंजाइटी। डिप्रेशन और एंजाइटी, देखिए ऐसा क्यों होता है, डिप्रेशन और एंजाइटी क्यों होती है? एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसे हम सेरोटोनिन बोलते हैं। सेरोटोनिन को हम हैप्पी हार्मोन्स भी बोलते हैं। हैप्पी हार्मोन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो सेरोटोनिन है ये क्या करता है, आपके माइंड को क्या करता है, रिलैक्स करता है, आपको हैप्पी फील करवाता है। और ये जो सेरोटोनिन है ये कहाँ स्टोर रहता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी आपके गट में स्टोर रहता है। और आपको आपका जो गट है उसे हम सेकंड ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है, आपके ब्रेन से होता है। तो जब ये सेरोटोनिन क्या हो जाता है, इसकी जब कमी आपकी बॉडी में हो जाती है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके आंतें क्या हो जाती है, स्लो हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं। वो क्या है, डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, आपको डिप्रेशन एंजाइटी होती है। क्योंकि अगर सेरोटोनिन बढ़ा हुआ है तो आपको हैप्पी फील करवाएगा, लेकिन सेरोटोनिन में अगर कमी है तो आपको डिप्रेशन एंजाइटी फीलिंग्स आएंगी। तो वो भी लॉन्ग टर्म अगर कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है तो डिप्रेशन एंजाइटी की भी प्रॉब्लम होती है। अगला है, देखिए लंबे टाइम तक अगर कॉन्स्टिपेशन बनी हुई है तो उसकी वजह से क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी बॉडी में होता है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या होता है, देखिए फीमेल्स में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, उस वजह से क्या होता है, वेट गेन होता है। वेट गेन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाते हैं, यानी हैवी पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। और क्या प्रॉब्लम होती है, देखिए जो यूट्रस है वहां पर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है, यानी यूटेराइन फाइब्रॉइड की भी प्रॉब्लम होती है। यूटेराइन फाइब्रॉइड्स की भी प्रॉब्लम होती है। ये सारी प्रॉब्लम आपकी किससे होती है, जब एस्ट्रोजन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ जाता है, जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, स्लो हो गया है। जब आपके आंतों में लंबे टाइम तक भारीपन होता है तो उससे क्या हो जाता है, हार्मोनल डिसबैलेंस आपकी बॉडी में होता है, एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, जो क्या करता है, वेट गेन करवाता है, हैवी पीरियड्स करवाता है, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स भी डेवलप करवाता है। अब देखिए अगली जो प्रॉब्लम होती है वो है आपकी डाइवर्टिकुलोसिस। डाइवर्टिकुलोसिस क्या होता है, देखिए ये जो आपकी आंत होती है,
बड़ी आंत जो होती है वो इस टाइप से होती है। ये है आपका सेंडिंग कोलन, ये है आपका ट्रांसवर्स कोलन, ये है आपका डिसेंडिंग कोलन, और यहाँ पे आपका सिग्मोइड कोलन होता है। उसके बाद आपका क्या होता है, ये रेक्टम होता है, और इसके बीच में आपकी क्या होती है, ये आपकी इंटेस्टाइन होती है, यानी छोटी आंत जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पर होती है। ये आपकी बड़ी आंत होती है। अब देखिए डाइवर्टिकुलोसिस की प्रॉब्लम क्या होती है, जो आपकी बड़ी आंत का ये जो एंड का पार्ट होता है, यानी बड़ी आंत का जो लोअर पार्ट होता है, यहाँ पर क्या होते हैं, आपके पाउच बन जाते हैं। ये क्या होते हैं, पाउच बन जाते हैं। ये पाउच क्यों बनते हैं, ये पाउच आम होते हैं, 40 साल के बाद ये पाउच क्या है आपके आंतों में बन जाते हैं। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन है तो ये पाउच में क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये पाउच क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके पेट में क्या होता है, दर्द होता है, जलन होती है, भारीपन आपको लगता है। ये दर्द आपका पीछे कमर में भी जाता है। उस कंडीशन को हम डाइवर्टिकुलाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइवर्टिकुलाइटिस बोलते हैं। यानी डाइवर्टिकुलोसिस में जब इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन को हम डाइवर्टिकुलाइटिस बोलते हैं। और ये पाउच क्या हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। लंबे टाइम तक कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। अब इस कॉन्स्टिपेशन को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए इसका जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को या अपनी डाइट को सही रखोगे तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी क्या है, कॉन्स्टिपेशन की, ठीक हो जाती है। तो मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या है, अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, यानी फाइबर आपको ज़्यादा लेने हैं और फैट आपको क्या करना है, कम कर देना है। फैटी डाइट अगर आप लेते हैं तो उससे क्या होती है, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है, एसिडिटी ज़्यादा बनती है, हार्टबर्न की प्रॉब्लम होती है, जो जलन आपके सीने में होती है उसे हम हार्टबर्न बोलते हैं। तो वो प्रॉब्लम आपकी कम हो जाती है। तो अपने डाइट को हेल्दी रखना है। दूसरा है एक्सरसाइज करनी है। देखिए फिजिकली इनएक्टिव होने की वजह से भी क्या है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ही आम है। तो 10 से 15 मिनट क्या है अपने लिए ज़रूर निकालिए, एक्सरसाइज करिए। दूसरा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स आपको क्या करना है, अपनी डाइट में लेना है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, आपके आंतों को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या है, आपका पेट साफ क्या है, इजीली हो जाता है। तो अपनी डाइट को क्या करें, मैग्नीशियम रिच डाइट लें, या मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। एक्सरसाइज करनी है, डाइट करनी है, और वाटर इनटेक जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लेना है। मिनिमम 2.5 लीटर आपको क्या है, पानी पीना है, क्योंकि आपकी बॉडी क्या है, 60% क्या है, पानी से ही बनी है। तो पानी जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लेना है। स्ट्रेस जितना ज़्यादा हो सके उतना कम करना है। अपनी स्लीप को प्रॉपर रखना है। देखिए अगर नींद डिस्टर्ब होगी तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जो मैंने अभी आपको बताया कि सर्कैडियन जो डिसफंक्शन होता है वो किस वजह से होता है, अगर आपकी जो स्लीप है वो प्रॉपर नहीं है, नाइट शिफ्ट लगी है, कुछ लोगों का शेड्यूल ऐसा होता है कि वो रात में भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन बनती है। उस कंडीशन को हम सर्कैडियन रिदमिक डिसफंक्शन बोलते हैं। तो अपनी स्लीप को क्या करना है, प्रॉपर रखना है। स्ट्रेस को, तनाव को कम करना है। तनाव ज़्यादा लेंगे तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा तो आपके जो डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को, यानी कब्ज की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।